इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया ले ले, उसमें कितनी तरह की माइग्रेशन होती है और हमारी माइग्रेशन को लेके क्या हिस्ट्री रही है? ना असल में ये शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं प्रवासी मजदूर पर, उसको मैं कुछ लोगों को उसको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। गंगम्मा करके एक महिला थी जो 28 साल की थी, और कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ था तो बेंगलोर से लेकर उनके गांव सिंधनूर जो उत्तर कर्नाटका में थी, पैदल चलते वो मर गई। तो आई लाइक टू उनको मैं याद करना चाहता हूँ इसमें। और उनके साथ साथ जो 16 प्रवासी मजदूर औरंगाबाद के पास में जो रेलवे दुर्घटना क्या, रेलवे उन प्रवासी मजदूर के ऊपर चले गए, वो वापस अपने गांव पैदल चल रहे थे, उनको भी याद करना चाहता हूँ। और ऐसे तमाम जो प्रवासी मजदूर देश भर में रोज़ पर रोज़, सिर्फ कोविड के समय नहीं लेकिन रोज़ पर रोज़ जो बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन गुजरते हैं, उन सारे लोगों को मैं याद करना चाहता हूँ। पहले आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के बारे में लोग जो सोचते नहीं है, मतलब ये इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देते हैं, और वो सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब कोई एक घटना घटती है। अब आपको एक उदाहरण अगर देना, अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरा ये जो एक युद्ध का एक वातावरण आई थी, तो उस संदर्भ में राजस्थान, जो बॉर्डर्स है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो है अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। और वहाँ के जो मालिक थे वो बिल्कुल चकरा कि ये लोग जा क्यों रहे हैं, हम तो उनको रोटी पानी दे रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं यहाँ से। लेकिन तब जाकर याद आ गया, नहीं नहीं ठीक है, अभी भी मतलब देश में प्रवासी मजदूर हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है अगर हम मन में रखें तो देश में आप अगर संख्या चाहते हैं तो आपको संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार खुद बोलती है, और राज्यसभा में उन्होंने बोला कि हम लोग जो है कोई ऐसे एक अधिकृत संख्या अपने पास नहीं है कि कौन प्रवासी मजदूर देश में हैं। अलग अलग फिगर्स है, कोई बोलता है कि 100 मिलियन है, कोई बोलता है कि 140 मिलियन प्रवासी मजदूर देश में हैं। और जब हम प्रवासी मजदूर की बात करते हैं कि ये दो तरीके के प्रवासी मजदूर हैं। एक ये है, ऐसे प्रवासी मजदूर है जो एक राज्य के अंदर पलायन होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक जिला से दूसरे जिला। और दूसरे तरह के जो प्रवासी मजदूर है वो जो अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर है, और उनका संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है, लगभग शायद 70-80 मिलियन से ऊपर भी हो सकती है। और इसमें अगर हम देखें कि ये लोग क्यों ऐसे ये पलायन होके जा रहे हैं, क्यों प्रवासी मजदूर अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाकर काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक पुश पुल फैक्टर भी है, लेकिन अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट एंटायरली ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, और ये सर्कुलेटरी माइग्रेशन है। ऐसे नहीं कि हम चले गए कहीं पर, वहाँ पर हम रह गए वहाँ पर, कुछ वहाँ पर काम किए, कुछ महीने के बाद वापस घर आ गए। मान लीजिए कुछ खेती वेती थी और बारिश के समय आप चले गए, आपने वहाँ पर खेती का कुछ काम कर लिया और वापस आप चले गए। तो ये एक सर्कुलेटरी माइग्रेशन जो है एकदम एक डेस्परेशन का माइग्रेशन है, क्योंकि आपको अपने गांव में, अपने राज्य में आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप जा रहे हैं। उसके अलावा एक और माइग्रेशन चलती है देश में, और जो हम लोग जब जानते हैं, ये एक अलग किस्म की है। जैसे आईटी, अगर आप देखें आईटी सेक्टर में माइग्रेशन होता ही है। बेंगलोर जैसे शहर में अगर आप देखेंगे, या पुणे जैसे शहर में, गुड़गांव फॉर इंस्टेंस, जहाँ पर आईटी कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रवासी नहीं मानेंगे, मजदूर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, मतलब अलग ही किस्म के लोग हैं, लेकिन वो भी प्रवासी मजदूर की गिनती में आएंगे। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट, मान लीजिए कि वर्कफोर्स का एक 25 से 30% जो संख्या है वो प्रवासी मजदूर होंगे। और इसका एक हिस्ट्री रहा है, राइट, कि कैसे ये चालू हुआ और जो बढ़ते ही रहा, एंड हाउ, जैसे आपने कहा ये लोग इनविजिबल हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न है? जी, मतलब हर व्यक्ति जो है एक अच्छा ज़िंदगी चाहता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसको हासिल करने के लिए जो भी वो जो जितना भी मेहनत वो करना पड़ना है वो करते हैं सामान्य रूप से। और वो अपॉर्चुनिटीज़, वो एक जो मौका है उसको ढूंढते हुए जाते हैं। अपने देश का अगर हम इतिहास देखेंगे तो एक तो जो ब्रिटिश के समय का एक पूरा इतिहास रहा, जहाँ पर जबरन
अ, लोगों को, जैसे बिहार से ज़्यादातर, बिहार जो आज झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोगों को बंदी बनाकर कैरेबियन तक ले गए थे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, फिजी वगैरह वगैरह, ये सारे टोगो, ये सारे देशों में ले गए। और वहाँ पर जो शुगर केन और रबर प्लांटेशंस थे, वहाँ पर उनको काम कर दिया गया। उनके लिए एक नाम था गिरमिटिया, इट बी कॉल्ड गिरमिटियाज दीज माइग्रेंट वर्कर्स। इसलिए आप अगर वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट टीम देखेंगे तो बहुत सारे आपको इंडियन नाम आपको सुनने को मिलता है। ये एक इतिहास है कि इन लोगों को जबरन देश से जो पलायन किया गया था, विद इन द देश, मतलब भारत के अंदर भी ये किया है। अब जैसे आप अगर असम जाएंगे तो असम में जो टी एस्टेट में है, टी एस्टेट में आपको संताल मिल जाएंगे, और आप उनसे बात करेंगे तो वो अपने भाषा खुद बोलते हैं। और उनका अगर आप मूल निवासी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि वो झारखंड के हैं, आज भी उनका गांव झारखंड में ही है। लेकिन उनको जो है जबरन ब्रिटिश ने सेंट्रल इंडिया से आदिवासियों को ये अलग अलग टी एस्टेट में काम करने के लिए भेजे थे। तो ये एक दौर रहा जहाँ पर आप अगर ब्रिटिश के समय का आप एक पलायन की बात करेंगे तो ये एक था। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कि देश को आज़ादी आने के बाद तब भी एक बड़ी पैमाने पर पलायन होता रहा। उसके पहले भी जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन को की इर्द गिर्द में, अब जैसे बॉम्बे, बॉम्बे में जो मिल्स थे, मिल्स में जो जो मजदूर थे, वो सब ऑब्वियसली बॉम्बे के नहीं थे, वो अलग अलग जिला के थे, और दूसरे राज्यों से भी लोग पलायन होके आए। गुजरात में भी आप वो पाएंगे वहाँ पर। तो वो एक दूसरा दौर था। तीसरा दौर था कि जब ये पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय खास करके पंजाब, हरियाणा, इन भागों में आपको सिंचाई मिली, खेती बहुत ही बढ़ी वहाँ पर, और मज़दूरों का बहुत बड़ा एक ज़रूरत लगी। तो उस समय में अगर हम देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, इस इलाकों से हज़ारों की संख्या में मज़दूर वहाँ पर गए हैं। और आज भी मतलब अगर देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा में आपको ये एक पूरा एक सर्किल जो है ये आज भी चलती है। और एक और अगर हम दौर देखेंगे तो वो आज के दौर में जो ये सर्विस सेक्टर जब बन गई है, जैसे हम बैठे यहाँ पर पुदुचेरी में, तमिलनाडु के पास, आप यहाँ पर कोई भी होटल में चले जाइए, बड़े होटल में आपको मिल जाएंगे कि बिहार के कोई एक मजदूर जो है वहाँ पर वेटर का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पर आपको काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये सर्विस सेक्टर में अभी जो है ये पूरा एक दौर चल रही है। ऑफ कोर्स ये मैं थोड़ा मोटा मोटा बोल रहा हूँ, अगर आप एक एक इलाके में आप जाएंगे तो इसका अलग ही एक इतिहास है, और आज का एक हकीकत जो है वो आप मिल जाएगी। लेकिन जो बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो इस क्षेत्र को पढ़े, ये कुल मिल के हम लोग इसको, ये इतिहास हम लोग बता सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि पलायन मजबूरी है, जो दिख भी रहा है मजबूरी है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि पलायन रुक सकता है। उस पे आपका क्या कहना है? ये पलायन जो है अधिकतर ये एक फोर्स्ड पलायन है, क्योंकि आपको कोई चारा नहीं है, इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। आप अगर जो प्रवासी मजदूर है जो शहरों में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप होटल के सेक्टर लेंगे, तो जो होटल में मजदूर काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनका जो वर्किंग आवर्स है 12 से 14 घंटे है, और उसी जगह में फिर उनको सोने के लिए एक जगह दे दी जाएगी, थोड़ा खाना मिल जाएगा, थोड़ी बहुत पैसा मिल जाएगी। मतलब वो बिल्कुल आप मशीन के बराबर आपको काम करने का एक ज़िंदगी है। आप अगर जो निर्माण मजदूर है, कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं, उनका अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो मतलब इतना ही बदतर है। उनको जो है टिन शेड्स में रुकवाया जाता है, वहाँ पर कोई सिविक कम्युनिटीज़ होता नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं होती है, ढंग का कोई जीवन नहीं है, और जो उनका वेतन है वो पूरी तरीके से मिलती नहीं है। तो ये उनका हकीकत है। आप ऐसे एक एक अगर आप सेक्टर में जाएंगे, माइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो इतना ही बदतर हालत है। तो मजदूर जो बहुत ही मुश्किल में अपना एक जीवन बिताते हैं। लेकिन क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि जो ये परिस्थिति, ये जो कमाई है, ये उनके गांव में बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर हम आज भी देखें जो प्रवासी मजदूर का हकीकत है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेज सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई एक डिग्निफाइड लिविंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो आमदनी है वो आपके गांव से जो आपको वहाँ मिल सकता था वो उससे बेहतर है। तो ये एक फोर्स्ड माइग्रेशन होती है। आप आई डोंट नो, आप अगर फुटबॉल को आप फॉलो करते हैं तो लास्ट वर्ल्ड कप शायद कतार में हुआ था। अब कतार जो है हम लोग वर्ल्ड कप के लिए याद किया जा सकता है,
लेकिन कतर एक और चीज़ के लिए हम लोग याद करेंगे कि वहाँ पर इतने सारे जो भारत के प्रवासी मजदूर, जो स्टेडियम्स वहाँ बनी थी, उस काम के लिए वहाँ पर माइग्रेट होकर चले गए। सैकड़ों संख्या है जो अपने जान गंवा बैठे वहाँ पर। वेरी वेरी लैक ऑफ सेफ्टी, मतलब जो उनका वर्किंग कंडीशंस थे। लेकिन क्यों करते ये सारी चीज़ें? अब कोई भी शहर में जो मेट्रो बन रही है, जैसे बैंगलोर में जो मेट्रो बन रही है, प्रवासी मजदूर बना रहे हैं उसको, और वहाँ पर एक्सीडेंट होते वो अपना जान खो बैठते हैं। ये डेस्परेशन है कि आपको वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। और बहुत सारे संगठन जो है एक मांग रखे हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो परिस्थिति है उसको ठीक करना चाहिए। एक तो अगर किसी को अपने गांव में ही बैठकर ये पैसा कमानी है तो वो एक अवसर उनके लिए बनानी है, और सरकार ये सारी चीज़ें करनी है। अब जैसे मनरेगा करके एक स्कीम है, अब उस स्कीम के तहत आपको 100 दिन का काम मिल जाता है और एक न्यूनतम वेतन मिलती है। ये मांग रखी है कि इसको आप 100 से आप बढ़ा दीजिए 300 दिन तक, और जो वेतन है इसको डबल करिए। मान लीजिए 600 रुपये के आसपास अगर हो जाती है, तो बाकायदा वहाँ पर लोग अपने गांव में ही ये कमाएंगे। उनको ऐसे कोई एक एटलीस्ट वो पुश फैक्टर जो है, जो गरीबी उनको वहाँ से धकल रही है, जो एग्रेरियन क्राइसिस उनको पुश कर रही है, थोड़ी बहुत आप उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। जब ये कोविड के समय पूरा एक ये प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उभर कर आए, तो सरकार ने ये बहुत बात कही कि हम जो है हर गांव में हम लोग ये व्यवस्था करेंगे कि काम वहाँ पर ही मिले। तो उस वो वादा को वो निभाए। अगर वो करते हैं तो कम से कम वो पुश फैक्टर है, उसको थोड़ा हम लोग टैकल कर सकते हैं। और दूसरा, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रवासी मजदूर आना चाहता है तो बिल्कुल आए, फ्रीडम है सब हर व्यक्ति को कि आप ट्रैवल करें। लेकिन जब वो आएंगे यहाँ पर तो बिल्कुल उनका कोई भी तरीके से एक शोषण नहीं होना चाहिए। उनका रहने का जो व्यवस्था है वो ढंग का होना चाहिए, जो उनका वेतन मिलना है वो बराबर मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी का व्यवस्था। जो ये स्टेट है, जिस स्टेट में वो प्रवासी होकर जाते हैं, वो जिम्मा उनका बनता है। वो ये नहीं बोल सकते कि आप आए, आप जैसे भी काम करिए, आप निकल जाइए, ये नहीं कह सकते। सो इवन ये जो जिन राज्यों में वो प्रवासी होकर जाते हैं, उनका जिम्मेदारी बनती है कि जब वो आएंगे वहाँ पर ढंग का जीवन हो। तो इसी ये एक बात है जो उसे बिल्कुल करना चाहिए कि बहुत एक ये भी हो रहा है कि जो प्रवासी मजदूर है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना यहाँ पर मुश्किलें उठाने के बाद भी उनको इज्जत नहीं मिलती, और बहुत दिक्कतें उनको सहन करनी पड़ती है। जैसे जेनोफोबिया, मतलब अगर आप बंगाली मुस्लिम हैं तो ये बोल दिया जाएगा कि आप आप बांग्लादेशी है, तो उसको लगकर आपको आपके ऊपर मतलब शोषण होती है। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप आएंगे तो अलग तरीके से आपका एक शोषण यहाँ पर होती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन भी चलता है प्रवासी मजदूरों को, उसका भी रोक जो है बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति आना चाहता है तो एक अच्छा जिंदगी के लिए आए, और अगर रुकना चाहे वो पूरा व्यवस्था उनके गांव में हो। ये चीज़ सरकार को करनी चाहिए। पर जैसे एक रहा है कि माइग्रेशन तो हर तरह से पार्टीशन वाज अ कॉज फॉर माइग्रेशन, फिर उसके बाद लोगों को लगा थम जाएगा माइग्रेशन, बट अभी भी जितना हर साल लोग माइग्रेट कर रहे हैं और ये रुक ही नहीं रहा, लाइक इट्स समथिंग दैट इज़ ऑन गोइंग। और काफ़ी बिजनेसेस इस माइग्रेशन पे ही टिके हुए हैं। लाइक कोई ना कोई टाइप का माइग्रेशन कंस्ट्रक्शन सेंटर में अगर नहीं हो तो पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इशू हो सकता है उससे। तो जैसे जब लोग कोविड के वक्त वापस भी जाना चाहते थे, काफ़ी लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की कि नहीं नहीं आप मत जाइए, सब ठीक है। तो ये एक नोटिसेबल फैक्ट था, तभी वो लोगों की नज़रों में भी आए, पर वैसे तो नहीं आते। तो उस पे जैसे सरकार का एक जिम्मेदारी है, बट जो लोग ये सेक्टर में काम कर रहे हैं वो इतना अनरेगुलेटेड क्यों है? नहीं, एक जो आप चीज़ वो बोले वो एकदम सही है कि ये इसलिए भी नहीं रुक रहा कि आज को जो आर्थिक व्यवस्था है, वो आर्थिक व्यवस्था ऐसे एक सरप्लस लेबर को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको उत्पादन कर रही है। अगर लाखों की संख्या में एंड इट्स लाखों की संख्या में जो किसान और जो मजदूरी करते हैं ज़मीन पर, वो आत्महत्या हर साल कर रहे हैं, और ये सरकार के आंकड़े हैं। तो उसको रोकने के लिए सरकार क्यों हर तरीके की नीति नहीं अपना रही है?
अगर आज भी देश में ऐसे लाखों की संख्या में दलित है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन दिलवाने का काम सरकार नहीं कर रही है, तो उसके पीछे कोई एक थॉट प्रोसेस है। और उस थॉट प्रोसेस को अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखेंगे, तो एक आर्थिक नीति तक अगर हम जाएँगे, तो ये पूरा जो एक न्यू लिबरल वाला जो सरकार की नीतियाँ है, वो ये सरप्लस लेबर को वो प्रोड्यूस करता है। और शहरों का ऐसे लेबर चाहिए। आपको चाहिए कि ऐसे लोग रहे जो आएँगे यहाँ पर, आपके लिए काम करेंगे, सारी चीज़ ठीक-ठाक करके उसके बाद उनको गायब होनी है। तो जिस शहर को आप निर्माण करते हैं, जो प्रवासी मज़दूर या कोई भी मज़दूर जिस शहर को निर्माण करता है, उस शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मतलब आप कोई भी शहर ले, बड़ा कोई मॉल है। अब उस मॉल में किसने उस मॉल को का काम किया? उसको खड़ा करने में किसकी मेहनत थी? अब वो खड़ा होने के बाद वहाँ पर वो व्यक्ति क्या वहाँ पर पैर भी रख सकता है? वहाँ पर जाकर एक चप्पल भी नहीं खरीद सकता है। इट्स सो एक्सक्लूजनरी ये पूरा जो चीज़ है। तो ये जब तक ये आर्थिक व्यवस्था जो है, उसको अगर हम लोग मतलब सही ठीक-ठाक नहीं करेंगे, तब तक ये बिल्कुल होने वाला, और ये चीज़ हमको बिल्कुल इसकी ओर हमको काम करनी है। दूसरी जो आपने बात कहा कि ये सिर्फ़ ऐसे घटना जब घटती है, ये चीज़ होती है कि ये मतलब अच्छा प्रवासी मज़दूर जो है करके मतलब दुनिया को मालूम होता है। ये बहुत ही चिंताजनक वाली बात है, और ये सिर्फ़ प्रवासी मज़दूर तक ही सीमित नहीं है। अब हम यहाँ बैठे हैं, ये सोफ़ा पर बैठे हैं, इस सोफ़ा किसने बनाया, उस मज़दूर को कितना पैसा मिला, ये हम किसी को मालूम नहीं है। लेबर जनरली जो है उसको पूरा एक इनविजिबलाइज़ेशन जो है किया जाता है, और मुझे लगता है इस देश में ये भी है कि जो लेबर का मतलब जो एक डिग्निटी होता है, उस चीज़ का एक बहुत बड़ी एक कमी है। और वो चीज़ अगर आप लेबर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो जो मज़दूरी आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मज़दूर को आप कहाँ रिस्पेक्ट करने वाले हैं? बिल्कुल आप देखेंगे श्रेणी है उसमें। आप किसको सर बोलेंगे, किसको आप एकवचन में आप बात करेंगे, ये सारी चीज़ें इवन एक मतलब हम लोगों की संस्कृति में भी है, और ये सीधा-साधा ये जो जाति से संबंधी ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरफ ये जो पूरा आर्थिक व्यवस्था है, और दूसरी तरफ ये पूरा जो इवन लेबर कास्ट वाला जो मुद्दा है, ये अगर हम लोग ठीक-ठाक नहीं करेंगे, तो प्रवासी मज़दूरों का छोड़ दीजिए, कोई भी मज़दूर को इस देश में इज़्ज़त नहीं मिल सकती है। एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप कोई भी शहर, कोई भी गाँव में जाइए, कौन है जो कचरे का काम करते हैं, मतलब कचरा उतारने का काम करते हैं? अब ये क्यों है कि वो सिर्फ़ दलित समाज के लोगों को करना चाहिए? तो ये अगर जाति नहीं है, तो ये क्या है? तो अगर हम लोग ये चीज़ नहीं पहचानेंगे, तो ये आपत्तिजनक वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टडीज़ हैं, ये जैसे कोविड के समय एक थोड़े बहुत जो मतलब संख्याओं जब बाहर आई, ये कहते हैं कि अराउंड 11 मिलियन पीपल वेंट बै अपने गाँव वापस गए, और उस संख्या में जो है 50 से 60% जो थे, वो आदिवासी दलित थे। तो दिस कास्ट का जो मतलब रियलिटी है इस देश का, उसका मतलब टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है इसके साथ-साथ। और पर काफ़ी लोग यहाँ से, जैसे हमने अमेरिका में भी न्यूज़ सुनी है कि यहाँ से लोग गए और उनको मतलब $1 दिन का और मतलब बहुत ही ख़राब मिनिमम वेज मिल रहा है। वहाँ पे वो कोई टेंपल वर्क में लगे हुए हैं, टेंपल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। आपने मिडिल ईस्ट बताया, मिडिल ईस्ट में लोग जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? लाइक अनचेक तो नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ से वो गए हैं, तो क्लियरली मतलब वो देश के लॉज़ वहाँ पे फॉलो नहीं करना है, ये देश के लॉज़ यहाँ फॉलो नहीं करना है। तो इसके पीछे एक माइंडसेट भी है जो आपने बताया, बट वो कहाँ से आ रहा है एक्सेप्ट फॉर कास्ट? ना एक्चुअली एक पॉइंट मेरे से छूट गए थे, आप जो पूछे थे। ये अनरेगुलेटेड है क्या? कानून है। 1979 में कानून आया था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, और ये कानून ज़बरदस्त कानून है। ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसका लाइसेंस होना चाहिए। जिस एस्टैब्लिशमेंट में प्रवासी मज़दूर काम करते हैं, वो रजिस्टर होना चाहिए। मान लीजिए कि आप प्रवासी मज़दूर से कोई एक अलग राज्य से आप लेकर आ रहे हो, तो उनके लिए डिस्प्लोड अलाउंस देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। ढेर सारी चीज़ें इस कानून में। लेकिन ये कानून जो है पेपर तक सीमित है। उसको कभी उस तरीके से लागू नहीं की गई थी, और अगर वो लागू करते हैं, तो जो हम लोग कोविड में देखे शायद वो हम लोग नहीं देखते हैं। अब उसके बाद जब हकीकत मालूम हुआ कि ये कानून है, इस कानून के बावजूद प्रवासी मज़दूरों की ये दिक्कत है, तो सरकार की ज़िम्मा ये बनी कि उस कानून को लागू करें। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अलग ही एक रवैया अपनाई है। इस कानून को निकाल के अभी जो नया कोड्स आ रहे हैं, तो जब नया कोड अगर लागू होती है,
तो ये जो 1979 वाला कानून है वो रद्द हो जाएगी, और नया वाला कानून में प्रवासी मजदूरों को जो पहले कानून में जो रक्षा थी वो अभी नहीं मिलने वाला है। तो जो इवन ऑन पेपर रक्षा था उसको निकालने का पूरा एक सरकार का एक रवैया है। तो सरकार खुद नहीं चाहती है कि उसको हम लोग कुछ रेगुलेट करें, सरकार खुद नहीं चाहती, ठीक है जो है सो है। और अंतर्राष्ट्रीय जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल चिंताजनक वाली बात है। अभी अखबार में एक पढ़ रहे थे कि झारखंड के कोई प्रवासी मजदूर वो सियरा लियोन में जाकर काम करो के फंसे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो है सिविल वॉर चल रही है और वो वापस आना चाहते हैं, वो बिल्कुल आ नहीं पा रहे और सरकार से उनका कोई एक मदद नहीं हो पा रही है। और ये चीज़ हम लोग बार बार सुन रहे हैं। मुझे बिल्कुल याद है जब कोविड हुआ था और ये हम लोग मतलब मतलब उन परिवारों को हम लोगों की मदद की। कुछ ऐसे परिवार थे जो साउथ अफ्रीका में फंसे हुए थे और वो लोग वापस आना चाहते थे। तो एम्बेसी को ईमेल भेजे, सारे भेजे, कोई मदद नहीं था। तो यहाँ से जो है हम लोग जो वहाँ की यूनियंस है, ट्रेड यूनियन से हम लोगों ने बात की। ट्रेड यूनियंस जाकर फिर उनको खाना वाना मतलब राशंस वाशंस दिया। फिर उसके बाद वो ट्रेड यूनियन वाले जाकर हम लोगों के जो एम्बेसी है वहाँ पर, एम्बेसी में बात करके बोले कि देखिए आपके लोग यहाँ पर फंसे हैं, आप उनको वापस भेजिए। तब वहाँ पर कुछ बातचीत होने के बाद उन मजदूरों को वापस लाए। तो जनरली जो है मजदूरों के और जो एक एक निगरानी होना चाहिए, चिंता होना चाहिए, वो सरकार को नहीं है। एक ऑब्वियस रीजंस है कि वो क्यों नहीं है। आप बोल रहे थे अमेरिका का, वो मतलब वो दुखद है कि आप मजदूरों के बारे में आप बात कर रहे हैं जो मंदिर को बनाने के लिए थे, उनको अवैध रूप से वहाँ पर ले गए थे, ऑलमोस्ट बंधुआ की तरह उनको वहाँ पर काम करवाए थे। और जब ये पर्दाफाश हुआ तब जाकर पता चला कि ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, जबकि वहाँ पर मिनिमम वेज वगैरह एकदम ठीक ठाक है। तुलने में हम लोगों के यहाँ मिनिमम वेज जो है, जो न्यूनतम वेतन है, कर्नाटक साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर आपको मानकर चलिए कि मे बी 500 400 500 के आसपास एवरेज में आपका न्यूनतम वेतन है। उत्तर भारत में उससे भी कम है। लेकिन आप अगर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाएंगे वहाँ पर तो इट्स $21 $25 पर आवर, ये उनका न्यूनतम वेतन है। तो ये वहाँ पर अगर एटलीस्ट वहाँ पर क्यों लागू नहीं होता है, ये भी एक बहुत प्रश्न बड़ी प्रश्न है। और सरकार क्यों वो जिम्मा नहीं ले रही है मजदूरों को जो वहाँ पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल हमको पूछना चाहिए। लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। बट जैसे अभी जो करंट माहौल है जहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, स्पेशली बिहार के चुनाव के लिए, तो क्या आपने कहीं देखा है कोई एक गांव में या कोई एक क्षेत्र में जहाँ पे पलायन रोका गया हो और उसका कोई मॉडल बना हो इंडिया में लेके या इंडिया के बाहर भी? ना, नॉट रियली। ये इनफैक्ट कोविड के बाद हम लोग बिल्कुल हमको ये था कि कम से कम अब, और कोविड से पलायन और इसके बाद जो मतलब मौतें भी हुई, कि इसके बाद कम से कम लोग और जागरूकता के साथ अपना वोट डालेंगे। और सरकार जो वादा किया था नौकरियों का, ये सारे चीज़ों का, ये सरकार अपने बात अगर नहीं रखेंगे तो उनको एक सबक सिखाएंगे, ये चीज़ हुई नहीं है, उस पैमाने पर हुई नहीं है। और कोई भी गांव अगर पलायन रोके, वो ऐसे गांव तो हम अभी तक देखे नहीं है। लेकिन यही एक उम्मीद है कि मतलब जो ट्रेड यूनियंस है वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, और पलायन मजदूर के जो बात एक दब गई थी, खास करके कोविड के बाद अभी एक एक आप जैसे कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गई है। और बार बार इसके बारे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी बात कर रहे हैं और ट्रेड यूनियंस भी बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा, ये जो मांगे मैंने कहा था कि मनरेगा का आप 600 मतलब इसको आप 300 दिन बना दीजिए और 600 का वेतन बनाइए, ये मांग जो है अभी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप खास करके जो स्टेट्स जहाँ से पलायन ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, आपके उड़ीसा, आपके बिहार, जहाँ से ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर जो है ऑपोजिशन पार्टीज ये मांग रखकर अब चुनाव में भी ये सारे बातें करते हैं। तो उम्मीद यही है कि जितना ये पॉलिटिकल बनेगी उतना ही सरकार के ऊपर दबाव आएगी और उतना ही कोई एक बदलाव आने वाली है। अगर ये नहीं होता है तो पलायन, अगर हमको लग रहा है कि पलायन मतलब उसको एड्रेस करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनरली पलायन ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब कम तो नहीं हो रही है। लेकिन ये मांगे जो ट्रेड यूनियंस और ऑपोजिशन पार्टीज रख रहे हैं, ये थोड़ा और ठोस रूप से रखें, सरकार के ऊपर दबाव लगाए,
तब जाकर ये कोई चीज़ बदल सकती है। अगर आप बता सकते हैं कि ये जो सर्कुलर माइग्रेशन में है, जो कभी बंगाल से या बिहार से निकल के कहीं मुंबई, पूना और फिर समझिए नीचे उसके थोड़ा कर्नाटका वगैरह, ये एवरेज जो माइग्रेट करता है बंदा, उसका क्या सर्किल होता है और क्या लाइफ होती है उनकी? ये मेट्रो का अगर हम लेते हैं, ठीक है, हुँ, क्योंकि मेट्रो का शायद सबसे जो कॉम्प्लेक्स हम देखें वो शायद मेट्रो का है, जो मेट्रो कंस्ट्रक्शंस अलग-अलग शहरों में हो रही है। अब जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन अलग-अलग शहरों में हो रही है, बहुत सारे बार जो जो ठेकेदार है, जो मेन ठेकेदार है, हुँ, जो उसको बना रहे हैं अलग-अलग भागों का, वो इज़ मोर और लेस एक ही व्यक्ति है या 4-5 ऐसे कंपनियाँ हैं। हुँ, तो वो क्या करता है कि उसके पास कोई मज़दूर नहीं है। वो कंपनी जैसे एल&टी है, जो आपके बड़े बिल्डर्स है, किसी के पास कोई निर्माण मजदूर नहीं है। वो क्या करता है कि वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ढूँढता है कि आप जो इतना मजदूर हमको दीजिए। अब वो 10 लेबर कॉन्ट्रैक्टर शायद उनके पास होंगे। अब वो जो 10 लेबर कॉन्ट्रैक्टर, उनके नीचे जो और एक मास ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। हुँ, तो ये पूरा एक नेटवर्क बनता है। और वो जो है उनको मज़दूरों को देते, झारखंड से कोई ला दिया, उड़ीसा से कोई ला दिया, बिहार से कोई ला दिया, हुँ, और आप उनको ले गए और बना दिया, बैंगलोर में आप मेट्रो बना दिए। हुँ, अब जब ये काम चल रहा है तो एक और फ़ेज़ का काम मान लीजिए कि बॉम्बे में खुल गया हुँ, या पुणे में शुरू हो गया या दिल्ली में शुरू हो गया और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गई। तो इन मज़दूरों को आप यहाँ से लेकर वहाँ चले जाएँगे। हुँ, तो ऐसे मतलब एक पूरा सर्किल बनता है इन लोगों का, तो वो एक तरीका है देखने का। दूसरा जो हम देख रहे हैं, जैसे अ, आप निर्माण मज़दूर देखेंगे, कोई भी शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, लाखों की संख्या में जहाँ पर आपको प्रवासी मज़दूर मिलेंगे। एक तो निर्माण मज़दूर है, दूसरा जो वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है, हुँ, वहाँ पर अधिकतर जो है प्रवासी मज़दूर हैं। वो आएँगे, वहाँ पर काम करेंगे या रिक्शा पिलों की तरह काम करेंगे वहाँ पर, 8-9 महीना वहाँ रह जाएँगे और वापस अपने घर 2-3 महीने के लिए वो चले जाएँगे। 2-3 महीने घर में वापस रह के फिर यहाँ पर आ जाएँगे। हुँ, और ये जो ऐसे प्रवासी मज़दूर हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं आते हैं। हुँ, उनका परिवार गाँव में ही रहता है। और ये मतलब सब दूर काम करके, और जहाँ से भी वो काम करते हैं, अब पैसे वो कैसे वापस घर को भेजते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब पैसे आप कैसे भेजेंगे? ये गूगल पे बहुत बड़ा एक बन गई कि आप गूगल के तहत आप पैसे भेजेंगे। इसके पहले जब गूगल पे वगैरह नहीं था, तो आप ये ऐसे करते थे कि गाँव में कोई एक दुकानदार होता, हुँ, दुकानदार के पास कोई बैंक अकाउंट है, हुँ, तो आप जो अपने यहाँ जो आपके कॉन्ट्रैक्टर, उनको बोल देते कि उनके अकाउंट में आप पैसे जमा कर दीजिए। हुँ, वहाँ पर वो कमीशन के ओर पर निकाल कर उनके परिवार को देंगे। हुँ, इवन हाउ द मनी, जो पैसा मतलब यहाँ से अब जो कमा रहे हैं, वो कैसे वो जाता है, उसका भी अलग-अलग तरीके आपको मिल जाएँगे। परिवार के साथ जो माइग्रेट करते हैं वो बहुत कम है। जो ऊपर के तबका में है, मान लीजिए जैसे आईटी सेक्टर में जो माइग्रेट वर्कर्स हैं, वो अपने परिवार के साथ शायद आ भी जाएँगे। लेकिन जो ये इन्फॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं, उसमें बहुत कम है। एक ही उसमें जो आपको एक्सेप्शन मिलेगा है, वो है रैग पिकर्स। हुँ, रैग पिकर्स जो कबाड़ी का। कबाड़ी का जो, वो अधिकतर जो परिवार के साथ ही वो माइग्रेट करते हैं, तो उनका पूरा कॉलोनीज़ आपको मिलेंगे, हज़ारों की संख्या में, बहुत सारे शहरों में उनके जो आपको कॉलोनीज़ मिलेंगे, वो जो है परिवार के साथ भी ये काम करते हैं। तो मान लीजिए जो पुरुष जो है वो जाकर जो पूरा गार्बेज है उसमें ढूँढ के जो चीज़ें वो बेच सकता है, वो लेकर आएँगे। तो घर में जो महिला है, वो उसको फिर पूरा बाँटने का पूरा काम करेंगे और फिर उसको वो बेचते हैं। हुँ, वो एकमात्र है हम जो देखें जो परिवार के साथ आता है। दूसरा एक जो उनके साथ एक और जो एक्सेप्शन है, वो जो एग्रीकल्चर में जो प्रवासी हैं, उसमें भी आपको कहीं-कहीं मिल जाएँगे जहाँ पर परिवार के साथ आ गए। तो जैसे मध्य प्रदेश से आदिवासी जो है गुजरात में जाते हैं गन्ने के खेत में काम करने के लिए, वो परिवार के साथ आ जाएँगे। या आप मध्य प्रदेश से आप कर्नाटक में आ गए जहाँ पर शुगर केन है, तो वो आप परिवार के साथ आएँगे। नहीं तो मतलब वो बस पुरुष ही अधिकतर प्रवासी होके आते हैं और ये शाम वापस काम कर के हर साल में 2-3 महीना अपना घर वापस जाने की कोशिश करते हैं। और जो बेसिकली जैसे आपने कहा कि फैमिलीज़ के साथ लोग माइग्रेट करते हैं, तो वो कभी वापस जा पाते हैं या उनको वहीं कहीं? ये सब लोग वापस जाते हैं क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं है यहाँ पर। आप हुँ, आएँगे, आप बस मज़दूरी कर रहे हैं। अब जैसे आप गन्ने के खेत में अगर आप काम कर रहे हो, वो एकदम बहुत मुश्किल वाली काम है और आपको सिर्फ़ वहाँ पर कोई प्लास्टिक टेंट आप डालेंगे, उस प्लास्टिक टेंट में आप रह जाएँगे। कटाई के बाद आपको निकलना है वहाँ से, आपको या किसी और का खेत आपको ढूँढनी पड़ेगी
अब थोड़ा पैसा आप इकट्ठा कर लिए, आप अपना गांव वापस चले जाएंगे, आपके पास थोड़ी बहुत जो ज़मीन है वहाँ पर, उस पर आप कामकाज करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा बहुत अगर अच्छा तरीके से आप पैसा इकट्ठा कर पाए 8-10 साल में, तो वहाँ पर अपना घर आप ठीक-ठाक से आप कर दिए। लेकिन जो रह जाते हैं वो बहुत ही कम है। अगर आप प्रवासी होकर आ गए और आपको अच्छा नौकरी मिल गई, अच्छा नौकरी मतलब क्या, 15-20 हज़ार मान लीजिए कि आपको तनख्वाह ऐसे कुछ एक जॉब मिल गई, तब जाकर आप ये सारी चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ निर्माण का काम अगर आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुश्किल है कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए। वो संख्या इतनी बड़ी नहीं है। और कोई भी मजदूर के लिए किसी भी टाइप की अपस्किलिंग या लर्निंग का कोई प्रोग्राम नहीं दिखता है, तो बेसिकली आप वही काम सालाना करते रहेंगे। तो इसमें भी कोई सरकार का इनिशिएटिव जहाँ पे कोई तरह की अपस्किलिंग हो, वो भी देखने नहीं मिलती। सरकार बोलती है कि ये सारी चीज़ करती है, स्किल इंडिया करके कोई एक प्रोजेक्ट है। है जैसे कानून है तो ये सारी चीज़ें भी है, लेकिन अगर कोई मजदूर अपस्किलिंग करना पड़ता है, वो बस उनके ऊपर ही है, वो खुद करे। आप अगर निर्माण के काम में कर रहे हैं, तो आप पहले एक मजदूर की तरह आप चालू करेंगे, उसके बाद आप मेसन बनेंगे, उसके बाद आप तरफ अपने आप को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सरकार से ऐसे कोई एक योजना है कि नहीं, मजदूरों प्रवासी मजदूरों को हम लोग उनका जो एक बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करेंगे, वो बहुत कम है। और ये जो हमारा मैक्सिमम माइग्रेशन है मिडल ईस्ट की तरफ, उनका भी यही लाइफ होता है कि मतलब आउटसाइड इंडिया भी अगर आप माइग्रेट कर रहे हो, तो चलो वहाँ के लॉ के हिसाब से थोड़े आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, बट लाइफ का क्वालिटी तो वैसे सिमिलर ही रहता है। खास करके मिडिल ईस्ट में वो एक दिक्कत है, जहाँ पर वहाँ पर भी जो निर्माण मजदूर जो जाते हैं, उनका परिस्थिति ये है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या है जो वहाँ जाती है सर्विस इंडस्ट्री में, जो होटल में काम करते हैं, वहाँ के रिसोर्ट्स में जो काम करते हैं, उनकी हालत शायद इतना ही खराब नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी मतलब आप अपने में नहीं है, आप कहीं और जाकर उनके कानून के तहत आपको वहाँ रहना पड़ रहा है। और अगर आप निर्माण मजदूर है तो आपको तो हालत बिल्कुल ही खराब है। एक अच्छी बात है कि जो मिडिल ईस्ट में जो प्रवासी मजदूर जो निर्माण का काम कर रहा था, वो बहुत साल तक दबा हुआ एक हकीकत थी। अब जाकर पिछले कुछ साल में ये चीज़ जो अभी बाहर आ रही है कि उनकी परिस्थिति ये है और सरकार को कुछ करनी पड़ रही है, और सरकार को अभी एटलीस्ट कम से कम वो अब मान लिया है कि ये दिक्कतें हैं वहाँ पर। अब किस हद तक उसको वो एड्रेस कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो एक खामोशी थी इन सारी चीज़ों के बारे में, वो चीज़ थोड़ा अभी बदल गई है। लेकिन ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात नहीं है। आप देखिए जैसे अपना खुद का सरकार, ठीक है, आप नहीं बेचना जाना, आप मतलब कायदे से आपको ये ऐसे है कि आप अपना मजदूर को कोई एक दिक्कत वाली परिस्थिति में आप नहीं भेजेंगे। लेकिन हम लोगों की सरकार ऐसी है कि यहाँ से इजराइल तक निर्माण मजदूर को बेच रहे हैं, जहाँ पर इजराइल में हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या चल रही है। एक नैतिक रूप से बिल्कुल वहाँ पर उनके साथ हम लोगों का कोई एक संबंध तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक पैलेस्टाइन के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन उसको आप साइड में रखिए। उसके बावजूद भी आप निर्माण मजदूर वहाँ पर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पैलेस्टाइन वर्कर्स थे उनको तो भगा दिया। अब ये अपना भारत के मजदूर वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी वहाँ पर युद्ध हो सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आपका लोग वहाँ पर कभी भी मर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार एक तो जो ब्रिटिश ने किया इंडेंचर्ड लेबर वाला मुद्दा, 250 साल के बाद अभी अपना सरकार खुद ये कर रही है। ये हम अपनी आंखों के सामने एक चीज़ उभर कर आ रही है। तो ये चीज़ जो है ना कि सरकार जो है रियली मजदूरों के प्रति एक चिंता होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखती है, को है ही नहीं। न्यूनतम वेतन कम हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो नया कोड वो ला रहे हैं, वो नया कोड के तहत न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज करके ला रहे हैं, और आज के तारीख में उनके मन में 180 से 2 रुपए कम, इतना आप कमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली दैट्स द काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट दैट दे हैव फॉर द वर्कर्स। जो मजदूर है उनको उनका एक लो ओपिनियन है वर्कर्स का, इसी के कारण ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये मिनिमम वेज भी काफ़ी लोग नहीं पा पाते बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल एंगेजमेंट सेक्टर का जो हो।
Yes, actually there's a very interesting statistic I wanted to tell you. ये कि इस देश में गरीब कौन है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है शमिका रवि करके है, शी इज दी ये क्या बोल, शी इज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी, द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो मैडम शमिका रवि जो है एक ट्वीट किया था 11 मार्च को इस साल, उसमें ने कहा कि देश में जो जो गरीबी रेखा है ये है, अगर आप ग्रामीण प्रदेश में 1940 रुपये आप कमा रहे हैं महीने में तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं और आप 2759 रुपये कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो अगर सरकार जो है गरीबी रेखा ऐसे करेगी तो न्यूनतम वेतन उनको, मतलब वो उसी के आसपास ही वो सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो इतना कमाते हैं वो अपना जी ले। तो मिनिमम वेज, अगर गरीब नहीं है लोग 2700 कमा के, तो मिनिमम वेज उन्होंने तो ज़्यादा रख लिया फिर। हाँ वो इसलिए तो छाती ठोक के बोलते कि हम तो इतना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। असल में एक व्यक्ति को, अगर कोई भी एक परिवार मानकर चलिए कि चार लोगों का परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे, उनको अगर एक डिग्निफाइड अगर एक जिंदगी उनको जीना है, न्यूनतम एक 40,000 के आसपास तो आपको चाहिए। आपको बाड़ा भरनी है, आपको मतलब बच्चों की शिक्षा देखनी है, किसी को बीमार होगी, ये सारी चीज़ आपको देखनी, ये सारे अगर आप मिला के तो इतना तो चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं। अगर आप इस देश में 15,000 रुपये आप कमा रहे हैं तो आप टॉप 20% में पहुंच गए। 15,000 महीना में अगर महीना आपका कमाई है तो आप देश के 20% में पहुंच गए आप। तो ये मतलब इस हद तक यहाँ देश की एक परिस्थिति पहुंच गई है, और उसमें ये न्यूनतम वेतन की जब बात होती है तो सरकार, बार बार हम कह रहे हैं कि अब जैसे केंद्र सरकार लीजिए, न्यूनतम वेतन का ऐसा जो एक कानून है 1948 का कानून है, और उस कानून को लाने में बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक योगदान है। उस कानून में लिखा जाता है कि न्यूनतम वेतन जो हर 5 साल आप उसको बढ़ाना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। केंद्र सरकार की न्यूनतम वेतन है 2017 में आखिरी बार उन्होंने उसका रिवीजन किया है। हम लोग 2025 में है, 8 साल हो गई है, अभी तक उसको रिवाइज नहीं किया है, और रिवाइज करने का कोई बात ही नहीं है। पर ये अगर समझिए मिनिमम वेज बढ़ जाए तो पलायन भी कम हो जाएगा, नरेगा जैसे आप बोल रहे थे। नरेगा का बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर शहर में न्यूनतम वेतन बढ़ता है तो उससे बस यही है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आएगा थोड़ा पैसा और कमा पाएंगे, लेकिन ये मनरेगा का जो है वो अलग ही एक सिस्टम है, और ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा, और अगर केंद्र सरकार ये ठान ली कि नहीं हम लोग ये करेंगे, प्रवासी मजदूरों को अपने गांव क्यों ये हो, पलायन क्यों जाए, कोई व्यक्ति अपने गांव में आराम से रहे, अगर ये निर्णय लेने की उनका वो पॉलिटिकल विल बनता है तब जाकर ये बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाला है। एक चीज जो बार बार अभी उभर कर आ रही है कि 1 नेशन 1 राशन वाला जो, और उसमें सरकार ये बोल रही है कि प्रवासी मजदूर जाएंगे तो उनको वहाँ पर ही वो अपना राशन ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग राशन कार्ड को भी हम लोग माइग्रेट करेंगे। अब ये जो चीज़ है, एक जो महत्वपूर्ण हकीकत है उसको नज़रअंदाज करती है कि परिवार आपके साथ नहीं है, और ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर वो खुद बोलेंगे कि नहीं हमको आप मत दीजिए, मेरा जो बीवी बेटा है, बच्चे जो है गांव में, उनको ये राशन कार्ड मतलब उनको जो है राशन मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जो स्कीम्स भी सरकार लाती है, ये जो हकीकत है उससे हटके हैं, हकीकत को नहीं डील करता। उनके मन में कोई एक प्लान बनता है, उनके मन में कोई एक एजेंडा है, उस एजेंडा को लागू करने में मतलब वो आगे आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो, अब जैसे इवन इलेक्शन की बात है, अब अब इस साल में तो बिहार का चुनाव आने वाला है, और बहुत बड़ी संख्या में बिहार से ही प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं। अब ये 2 तरीके की परिस्थिति अब इस ऐसे संदर्भ में उभर कर आती है। एक ये है कि बहुत सारे लोग जो है वापस जाकर अपने गांव में वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको रोजी रोटी के ऊपर मतलब वो उसके बारे में उनको चिंता है। दूसरा ये भी होता है कि ऐसे भी बनता है कि कुछ नेता जो मतलब जो बड़े पार्टी के जो नेता है वो बोल देंगे चलिए हम आपके लिए टिकट बना देंगे, आप लोग आ जाइए, वोट करके निकल जाइए, या हम आपके लिए बस बना देंगे। तो ये भी एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो जो एक प्रवासी मजदूर है, एक सिटीजन की तरह अगर हम देखेंगे, और एक सिटीजन की तरह जो अपना एक वोटिंग राइट, जो मतदान का जो एक पूरा अधिकार है,
उसको चलाने की अगर आप बात देखेंगे तो उसको भी एक पूरा कॉम्प्रोमाइज करने का एक पूरा एक विचार जो है ये हमको मिल जाती है। और ये सीधा साधा एक चीज से जुड़ी हुई है कि आप जब प्रवासी होते हैं तो आप अपने अधिकारों से आप मतलब आपको छूट मिल जाती है लिटरली। मुझे अभी भी याद है जब ये कोविड हुआ था और हम लोग बैंगलोर में हम लोग प्रवासी मतलब पूरा ये इस समय में हम लोग बहुत ही एक्टिव थे हम लोगों की यूनियन की तरफ से। पहले चीज़ ये हुआ कि 24 मार्च को जब ये घोषणा हुआ तुरंत ये मालूम हुआ कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये 5-6 दिन के बाद नहीं, दूसरा दिन से ये हुआ, क्योंकि जो रोज आप कमाते हो आपको उसी से कुछ पैसे मिलने वाला है, या जो आपको पैसे मिल जाती है एक हफ्ते का उसी से आपको मतलब सामान खरीदने हैं। अब ये नहीं कि आप 1 महीने का पूरा राशन आप रख दिया और आप जी सकते हैं। तो विद इन द सेकेंड है दूसरा दिन ये पूरा रोटी पानी की मसला हुई और सब मतलब प्रवासी मजदूर बाहर आने लगे। तो उस संदर्भ में हम देखें सरकार जो इतना एक मतलब कोई चिंता ही नहीं थी, उनको सोच भी नहीं था कि आप ये लॉकडाउन डिक्लेयर करेंगे और लोगों के पास रोटी नहीं रहेगा, ये उनके मन में ही नहीं था। तब जाकर ये पूरा हम लोग जो वहाँ पर है बहुत सारे हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग जो रिलीफ करना पड़ा है कि आप राशन जाकर देंगे कि कम से कम प्रवासी मजदूरों के पास राशन रहे। और उसके बाद बहुत दबाव के बाद सरकार ने उसको घोषित भी कर दी। उस संदर्भ में जो है हम लोग अभी भी मुझे याद है एक कैंप में हम लोग गए थे जहाँ पर बेसिकली उड़ीसा के, बिहार के और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर है। एकदम बड़ा एक कैंप था, 3-4 हज़ार निर्माण मजदूर थे वहाँ पर। और वो लोग संपर्क भी कैसे किए, बहुत मज़ेदार वाली बात है, क्योंकि हम लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं। तो वो अपने गांव फ़ोन किए कि देखिए हम लोग ऐसे शहर में हम लोग फंसे हैं, हम लोगों को मतलब परेशानी है, रोटी पानी की परेशानी है, हम लोग वापस भी आना चाहते हैं। तो वहाँ पर किसी ने बोल दिया कि ठीक है वहाँ पर कोई यूनियन के लोग हैं तो इनको आप संपर्क करिए। तो वैसे उनको हमको नंबर मिला, हम लोग फिर हम गए वहाँ पर। अब जाकर अगर जब हम देखते हैं वहाँ पर उनका जो परिस्थिति लिटरली उनको लॉकडाउन तो चल ही रहा था लेकिन उनको बंदी बनाया था। जो कंपनी के लोग थे एक्स्ट्रा वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्होंने लाकर किसी भी हालत में कोई भी बाहर ना जाए ऐसे वहां पर पूरा उनको घेर ली थी। तो वहां पर फिर हम लोग अधिकारों को, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को बंदी नहीं बना सकते हो, नॉट ये मतलब एक प्रजातंत्र में ये सारी चीजें चलती नहीं है। उनके साथ जब बातचीत कर रहे थे एक और चीज आई कि उनको जो है बैलेंस पगार जो है उनको मिला नहीं। तो वहां पर हम लोग फिर सारे जो लेबर डिपार्टमेंट के, जो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को सब बुलाए, वहाँ पर भयंकर वहाँ झगड़ा चली। उन्होंने फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा ठेकेदार था, उनको बुलाया वहाँ पर। और उस हफ्ते में उन मजदूरों को 2 करोड़ रुपए मिला। दैट वाज इतना उनका जो मजदूरी थी वो बैलेंस था। तो ये मतलब इससे हम लोगों को क्या समझ में आती है कि प्रवासी मजदूर जो बिल्कुल सारे अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है। आप लिटरली वहां पर जाएंगे तो आप लोगों की मर्जी पर आपको जीनी पड़ती है। और ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल हम लोग सहन नहीं कर पाते। लेकिन ये हकीकत है उन लोगों का। और डर भी है कि हम कुछ बोलेंगे तो काम निकल जाएगा, भाषा नहीं मालूम है, कोई भाषा के नाम पर कोई कुछ कर देगा। अगर हम थोड़ा टाइम लेके मजदूरों को अगर बता सके कि उनके क्या मतलब कैसे वो ट्रेड यूनियन में, काफ़ी लोगों को लगता है कि ट्रेड यूनियन के लिए उनको रजिस्टर करना पड़ता है या उनके राइट्स अगर पूछे जाए तो उनके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो वो कैसे ट्रेड यूनियन को अप्रोच करें अपने इश्यूज को लेके? ये एक्चुअली ट्रेड यूनियन का एक बहुत बड़ी जिम्मा है। और मतलब ऑनेस्टली अगर बात करें तो एक विफलता भी है कि इस मुद्दे को इतना सीरियसली जितना एक तरीके के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उनको करना चाहिए था वो किए नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से ये बात समझ गए कि जो प्रवासी मजदूर है ये मुद्दा को हम लोगों को सीरियसली लेनी चाहिए। तो बहुत सारे उनके तरफ से भी कोविड के समय से बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव उनके तरफ से भी हो रही है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है वो तो है ही। अब ये पूरा जो हम मांग कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को अच्छा रहने का एक व्यवस्था हो, बिना मतलब प्रवासी मजदूर भी वो मुद्दा उठाए वो बहुत मुश्किल है। अब यूनियन है मजदूरों का, तो अगर मजदूर नहीं है तो कोई यूनियन नहीं है, बस एक नेता जाकर क्या बात करेगा वहाँ पर। तो वो पूरा एक प्रयोग अभी चलना बाकी है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना
सबकी एक कोशिश चल ही रही है, लेकिन उस पैमाने पर वो हुआ नहीं और वो अभी करना बाकी है। बट अगर कोई मजदूर किसी ट्रेड यूनियन को अप्रोच करता है तो ट्रेड यूनियन का क्या रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली? देखिए, ट्रेड यूनियंस का मतलब अब ठीक ही है, मतलब वो बिल्कुल उसको सीरियसली लेते हैं। और अब जैसे आपको, जैसे मैं एक ट्रेड यूनियन में हूँ, मुझे याद है बहुत साल पहले, शायद 8-9 साल पहले, झारखंड के कुछ मजदूर हमको फ़ोन किए थे झारखंड से, ये लॉकडाउन से भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि वो एल&टी के कोई एक सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो काम किए थे बैंगलोर में, और उनको पैसे नहीं मिला, उनको वहाँ से भगा दिया गया था। और झारखंड में सिमडेगा करके एक जिला है, वेरी बैकवर्ड एक जिला है, वहाँ से वो लोग आए। तो हमने अपनी यूनियन में ये सारी चीज़ हम लोग बात किए, बहुत सारे संघर्ष हुआ, लीगल बैटल हुआ, और उन मजदूरों को जो उनका पैसा था वो मिल ही। और मैं ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब इवन लॉकडाउन हुआ और ये पूरा प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे, जो सारे ट्रेड यूनियंस थे सब मिलके उनके साथ बीच में गए, बैठकर बात किए, आंदोलन किए उस समय में कि सरकार जो है उनको आप पैदल उनको नहीं चला सकते, आपको ट्रेन चालू करनी पड़ेगी, और जब तक ट्रेन नहीं चालू होगा तो आप सेंटर्स खोलिए जहाँ पर आप उनको आराम से वो रह सकते हैं, आपको खाना खिलाए। ये सारे चीज़ जो हुआ ये यूनियंस के मेहनत के वजह से हुआ, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं होता। सरकार आराम से बैठा था कि आप पैदल जाएंगे जाइए। मुझे अभी भी याद है, एक महिला जो है शायद वो साइकिल पर गई थी, वन यंग गर्ल, और सरकार मतलब तालियां बजा रही थी, देखिए कितना ब्रेव गर्ल है कि वो साइकिल इतना हजारों किलोमीटर वो साइकिल में आई। ये ताली बजाने वाला बात नहीं है, शर्म से अपना सर झुकाने वाली बात है कि आप जो उस छोटी लड़की को ये आपने करवाया। तो सरकार वो एक पोजीशन जब ले रही थी, ट्रेड यूनियंस ने बहुत स्ट्रांगली उस समय में खड़ा हुआ है विद दी प्रवासी मजदूर, और उसके कारण जो है फ्री राशन हुआ, उसके कारण वो सारे सेंटर्स हुए, और ट्रेन्स भी जो चली वो फ्री ट्रेन्स चली। जो मई 2020 में जो ट्रेन्स चालू हुआ, श्रमिक ट्रेन्स, शुरुआत में जो है सरकार प्रवासी मजदूरों से ट्रेन टिकट ले रहा था। तो आप अगर साउथ से मान लीजिए आप बिहार जा रहे थे, 900 से लेकर 1200 रुपये टिकट था। अब जो मजदूर 2-3 महीने से बिना नौकरी से पड़ा था, उनसे ये लोग पैसे मांग रहे थे। तो प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव फोन करके पैसे वहां से गूगल पे मंगवा कर उससे वो टिकट ले रहे थे। तो सारे यूनियंस फिर मिलके फिर से वहां पर एक अभियान चलाया, एक आंदोलन किया, कोर्ट में गए, और उसके बाद जो है सरकार को वो ट्रेन सब फ्री करनी पड़ी। तो ऑब्वियसली अभी जो है यूनियंस जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, प्रवासी मजदूरों का जो परेशानी वो संपूर्ण रूप से समझे हैं। लेकिन वो संगठन, एक प्रवासी मजदूरों का पूरा एक संगठित एक लड़ाई होनी चाहिए, उसकी ओर अभी बढ़ना है। जैसे आपने कहा अभी हम कोर्ट गए और कोर्ट से रिलीफ मिला, पर कोर्ट नॉर्मली तो ये इश्यूज को देखता नहीं है। तो कोर्ट का क्या रवैया रहा है पलायन को लेके, प्रवासी मजदूरों को लेके और इनके इश्यूज को लेके? कोर्ट ने कभी इंटरवीन किया है और किस वक्त किया है, और कब कोर्ट कर सकती है इंटरवीन, अगर उस पर थोड़ी बात करें तो? जनरली अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट जो है 1979, ये एक कानून था, अब उसको लागू नहीं किया जा रहा था। तो दो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के। एक है एशियन गेम्स का, आपको याद होगा कि 1982 में शायद दिल्ली में एशियन गेम्स हुआ था, और उस समय में जो वहाँ के ऑब्वियसली प्रवासी मजदूर है, पूरा स्टेडियम का काम, सारे निर्माण का काम कर रहे थे, तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो किसी ने उस समय में PUDR करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अच्छा जजमेंट दिया कि इस कानून को ठीक तरह से लागू किया जाए, और जो प्रवासी मजदूर है उनको इतना वेतन मिलना चाहिए। वेरी वेरी गुड जजमेंट जो उन्होंने दिया। उसके बावजूद जब वो कानून लागू नहीं हुआ, तो फिर से एक और जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो जम्मू एंड कश्मीर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक बांध जो बनाने का जो काम चल रही थी, वहाँ पर भी प्रवासी मजदूर थे और यही परिस्थिति थी। उसको भी कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया कि इनकी हालत ये है। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में भी अच्छा एक जजमेंट दिया कि देखिए, प्रवासी मजदूरों को आपको जो है इस कानून के तहत आपको सारे उनको लाभ मिले, ये कर्तव्य है सरकार की। ऐसे मतलब जजमेंट्स थे। तो बीच बीच में कोर्ट से ये सारे जजमेंट्स आए ऐसे। लेकिन जब कोविड हुआ तो ये मतलब बहुत ही शॉकिंग था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कर्तव्य से वो चूक गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जैसे जस्टिस गोपाल गौड़ा हो
या जस्टिस मदन लोकुर हो, वो खुद लिखे इसके बारे में कि कितना, क्योंकि जब प्रवासी मजदूर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ले गए तो वहाँ पर सरकार के जो वकील है वो बोलते कि नहीं हम सब देख रहे हैं, और कोर्ट बोले कि ठीक है सरकार बोल रही है कि वो देख रहे, तो आप क्यों यहाँ पर फालतू में पीएल्स डाल रहे हैं, तो ये सारे पीएल वो डिसमिस करने लगे। तो उस संदर्भ में फिर ये सारे जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस है खूब मतलब वोकली बात करने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का जिम्मा बनता है कि ये सारे केसेस उनको सुने और ये मजदूरों को न्याय दिलाने की काम वो करे, और वो नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा एक चूक है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय का रवैया जो है वो बहुत ही एक शर्मात्मक एक रवैया, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसी समय में कुछ हाई कोर्ट्स में अच्छा खासा हियरिंग्स हुए, जैसे हम लोगों के कर्नाटका हाई कोर्ट में उस समय में जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ओका है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने ये सारे मुद्दे बहुत सीरियसली लिए। और जब लॉकडाउन चला, फ्रॉम 24 मार्च लॉकडाउन चला, नेक्स्ट वीक से उन्होंने कोर्ट का सुनवाई चालू कर दी। ट्वाइस मतलब हफ्ते में 2 बार कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग्स चली, और उसमें सिर्फ कोविड का केसेस, और कोई केस वो नहीं सुने। और कोविड के केस मतलब किसको राशंस, गरीबों को क्या आप दे रहे हैं, किसानों को आप क्या दे रहे हैं, ये सब प्रवासी मजदूर को आप क्या दे रहे हैं, ये सारे चीज़ों पर जो भी हम लोग वहाँ पर एप्लीकेशन डालते हैं, ये सारे एप्लीकेशन के ऊपर वो सुनवाई की और अच्छा खासा उन्होंने ऑर्डर्स दी। तो एक कोर्ट जो अगर अपना जिम्मेदारी ढंग से अगर करती है तो मजदूरों को कितना फायदा मिलेगा, ये कोविड एक एग्जाम्पल है। एटलीस्ट हम लोगों के जो कर्नाटका हाई कोर्ट का अगर हम लोग देखें, इवन जब ट्रेन, मैं आपको ट्रेन के बारे में बोल रहा था, ट्रेन का जब ये पूरा ये चार्ज करने लगे तो मजदूर हम लोगों के साथ संपर्क में थे, तो हमको फोटो भेजते कि ये देखिए हम लोगों का टिकट है, तो उसको हम लोगों ने कोर्ट के सामने रख के और एक आवेदन किया कि ट्रेन को आप फ्री करिए। पूरा सुनवाई चली, उस एक पूरा दिन उसी मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई चली, और कोर्ट ने साधारण से बात बोली शाम को, अब देखिए सरकार जो है, अब पूरा सुनवाई हो गई है, आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है, सुबह हम लोग जो है ऑर्डर पास करने वाले हैं। अब कोर्ट बोलने के तरीके से मालूम हो गया कि कोर्ट का जो सोच क्या थी। उसी शाम को हम लोगों की जो राज्य सरकार है, कर्नाटका की राज्य सरकार, आदेश पास किया कि कोई भी ट्रेन कर्नाटका से जो जाएगी वो फ्री में मजदूरों को ले जाएगी, और वही नीति फिर पूरा देश में लागू हुआ। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों को निराश किया, कर्नाटका हाई कोर्ट कम से कम मुझे लगता है कि अच्छा एक काम किए हैं। और जैसे इनका आप कह रहे थे कि डेटा नहीं मिल पाता या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो उस टाइम पर भी कौन प्रवासी मजदूर है, ये बहुत ही एम्बिगुअस ये असल में ये चीज़ ये सरकार उस समय भी ट्राई किया कि देखिए उनको रजिस्टर होना चाहिए, कोर्ट ने कहा देखिए ये सब कानून है, लेकिन आपने ये सारे कानून आपने लागू नहीं किया है। आप अब देख लीजिए कोई कैंप है, अब कैंप में अगर कोई रह रहा है तो आप उनको दीजिए राशन। तो उस समय में एक आदेश हुआ था हम लोगों के कर्नाटका हाई कोर्ट से कि 28 दिन का राशन का पैकेट हर मजदूर को मिलना चाहिए, सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, कोई भी गरीब व्यक्ति अगर पूछ रहा है कि हमको चाहिए तो आप अधिकारी जाकर देखिए, आप उनको दीजिए। और वो किए भी, मतलब सरकार ने कोशिश किया ये कि आपको आधार कार्ड देनी है, सिंधुत्व करना है, कोर्ट ने ये सारी चीज़ें मानी नहीं। वो बोले कि ये सारी चीज़ आप मत देखिए, अब जो है परिस्थिति उसके तहत सरकार को आपको करनी पड़ेगी। तो कोर्ट अपना काम करे तो प्रवासी मजदूर, कोर्ट फॉर मी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग उस केस को आर्ग्यू किए थे कोर्ट में, और बकायदा जो हम लोगों के चीफ जस्टिस थे वो बेंच था, बेहतरीन काम किए। आपको एक उदाहरण दूंगा, हम लोग एक और एप्लीकेशन डाले थे क्योंकि कोई जो क्या बोलते हैं एनिमल राइट के जो लोग थे वो हमको फ़ोन करके बोलिए देखिए लॉकडाउन में जो पेट शॉप्स हैं ये सारे बंद है, और उसमें जो पेट्स हैं कुत्ते बिल्ली पक्षी वगैरह उनको खिलाने के लिए कोई नहीं गया 1 हफ्ते से, तो वो भी मरने वाले, उसके लिए भी हमको परमिशन चाहिए, और वहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिल रहा था। वो भी आवेदन हम लोग कोर्ट में डाले, उसका भी परमिशन कोर्ट ने दिया कि जहाँ पर भी पेट शॉप से उनके मालिक जो जाकर हफ्ते में कितने भी बार उनको अगर खाना खिलाना है। तो कोर्ट का अगर वो सोच है कि देखिए हम यहाँ बैठे न्याय देने के लिए, हम मतलब सारे चीज़ों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए, तो कोर्ट बिल्कुल एक फ़र्क
उनके तरफ से हो सकती है, लेकिन अगर कोर्ट भी ना मुंह मोड़ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। द वायरल टाइम्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।